बेगो, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। तसल्लियां और दिलासे बेकार हैं। लोहे और सोने के ये मुरक्कब मैं छटांकों फांक चुका हूं। कौन सी दवा है जो मेरे हल्क से नहीं उतारी गई? मैं आपके अखलाक का ममनून हूं, मगर डॉक्टर साहब मेरी मौत यकीनी है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं दिक का मरीज नहीं? क्या मैं हर रोज खून नहीं थूकता? आप यही कहेंगे कि मेरे गले और दांतों की खराबी का नतीजा है, मगर मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे दोनों फेफड़े खाना जंबूर की तरह मुशबिक हो चुके हैं। आपके इंजेक्शन मुझे दोबारा जिंदगी नहीं बख्श सकते। देखिए, मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूं, मगर सीने पर एक वजनी इंजन दौड़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। मालूम होता है कि मैं एक तारीख गड्ढे में उतर रहा हूं। कब्र भी तो एक तारीख गड्ढा है। आप मेरी तरफ इस तरह न देखिए डॉक्टर साहब। मुझे इस चीज का कामिल एहसास है कि आपने अपने अस्पताल में किसी मरीज का मरना पसंद नहीं करते, मगर जो चीज अटल है वो होके रहेगी। आप ऐसा कीजिए कि मुझे यहां से रुखसत कर दीजिए। मेरी टांगों में 3-4 मील पैदल चलने की कुव्वत अभी बाकी है। किसी करीब के गांव में चला जाऊंगा और मगर मैं तो रो रहा हूं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यकीन कीजिए, मैं मौत से खाइफ नहीं। ये मेरे जज्बात हैं जो आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। आप क्या जाने इस मदकूक के सीने से क्या कुछ बाहर निकलने को मचल रहा है। मैं अपने अंजाम से बाखबर हूं। आज से 5 बरस पहले मैं इस वहशतनाक अंजाम से बाखबर था, जानता था और अच्छी तरह जानता था कि कुछ अरसा के बाद मेरी जिंदगी की दौड़ खत्म हो जाएगी। मैंने इस गेंद को, जिसे आप जिंदगी के नाम से पुकारते हैं, खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार कर काटा है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। वाकया यह है कि मैं इस खेल में लज्जत महसूस कर रहा हूं। लज्जत, हाँ लज्जत। मैंने अपनी जिंदगी की कई रातें हुस्न फरोश औरतों के तारीक अड्डों पर गुजारी हैं। शराब के नशे में चूर मैंने किस बेदर्दी से खुद को इस हालत में पहुंचाया। मुझे याद है उन्हीं अड्डों की स्याह पेशा औरत, क्या नाम था उसका? हाँ, गुलजार, मुझे इस बुरी तरह अपनी जवानी को कीचड़ में लथपथ करते देखकर मुझसे हमदर्दी करने लग गई थी। बेवकूफ औरत। उसको क्या बताता कि मैं इस कीचड़ में किसका अक्स देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे गुलजार और उसकी दीगर हम पेशा औरतों से नफरत थी और अब भी है, लेकिन क्या आप मरीजों को जहर नहीं खिलाते? अगर इससे अच्छे नताइज की उम्मीद हो। मेरे दर्द की दवा ही तारीक जिंदगी थी। मैंने बड़ी कोशिश और मुसीबतों के बाद इस अंजाम को बुलाया है, जिसकी कुछ रुएदाद आपने मेरे सिरहाने एक तख्ती पर लिखकर लटका रखी है। मैंने उसके इंतजार में एक एक घड़ी किस बेताबी से काटी है। कुछ ना पूछिए। लेकिन अब मुझे दिली तस्कीन हासिल हो चुकी है। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। मैं दिक और सिल का मरीज हूं। इस मर्ज ने मुझे खोखला कर दिया है। आप हकीकत का इजहार क्यों नहीं कर देते? बखुदा, इससे मुझे और तस्कीन हासिल होगी। मेरा आखिरी सांस आराम से निकलेगा। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बताइए, क्या आखिरी लम्हात वाकई तकलीफदेह होते हैं? मैं चाहता हूं मेरी जान आराम से निकले। आज मैं वाकई बच्चों की सी बातें कर रहा हूं। आप अपने दिल में यकीनन मुस्कुराते होंगे कि मैं आज मामूल से बहुत ज्यादा बातूनी हो गया हूं। दिया जब बुझने के करीब होता है तो उसकी रोशनी तेज हो जाया करती है। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? आप तो बोलते ही नहीं और मैं हूं कि बोले जा रहा हूं। हाँ, बैठिए। मेरा जी चाहता है आज किसी से बातें किए जाऊं। आप ना आते तो खुदा मालूम मेरी क्या हालत होती। आपका सफेद सूट
आंखों को किस कदर भला मालूम हो रहा है। कफन भी इसी तरह साफ सुथरा होता है। फिर आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? आपको क्या मालूम कि मैं मरने के लिए किस कदर बेताब हूं। अगर मरने वालों को कफन खुद पहनना हो तो आप देखते हैं उसको कितनी जल्दी अपने गिर्द लपेट लेता। मैं कुछ अरसा और जिंदा रहकर क्या करूंगा, जबकि वो मर चुकी है। मेरा जिंदा रहना फजूल है। मैंने उस मौत को बहुत मुश्किलों के बाद अपनी तरफ आमादा किया है और अब मैं इस मौका को हाथ से जाने नहीं दे सकता। वो मर चुकी है और अब मैं भी मर रहा हूं। मैंने अपनी संगदिली, वो मुझे संगदिल के नाम से पुकारा करती थी, की कीमत अदा कर दी है और खुदा गवाह है कि इसका कोई भी सिक्का खोटा नहीं। मैं 5 साल तक उनको परखता रहा हूं। मेरी उम्र इस वक्त 25 बरस की है। आज से ठीक 7 बरस पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। आह, उन 7 बरसों की रुदाद कितनी हैरत अफजा है। अगर कोई शख्स इसकी तफसील कागजों पर फैला दे तो इंसानी दिलों की दास्तानों में कैसा दिलचस्प इजाफा हो। दुनिया एक ऐसे दिल की धड़कन से आशना होगी जिसने अपनी गलती की कीमत खून की इन थूकों में अदा की है, जिन्हें आप हर रोज जलाते रहते हैं कि उनके जरासीम दूसरों तक न पहुंचे। आप मेरी बकवास सुनते सुनते क्या तंग तो नहीं आ गए? खुदा मालूम क्या क्या कुछ बकता रहूं। तकल्लुफ से काम न लीजिए। आप वाकई कुछ नहीं समझ सकते। मैं खुद नहीं समझ सका। सिर्फ इतना जानता हूं कि बटोट से वापस आकर मेरे दिलो दिमाग का हर जोड़ हिल गया था। अब यानी आज, जबकि मेरे जुनून का दौरा खत्म हो चुका है और मौत को चंद कदम के फासले पर देख रहा हूं, मुझे ये महसूस होता है कि वो वजन जो मेरी छाती को दाबे हुए था हल्का हो गया है और मैं फिर जिंदा हो रहा हूं। मौत में जिंदगी कैसी दिलचस्प चीज है। आज मेरे जहन से धुंध के तमाम बादल उठ गए हैं। मैं हर चीज को रोशनी में देख रहा हूं। 7 बरस पहले के तमाम वाकयात इस वक्त मेरी नजरों के सामने हैं। देखिए, मैं लाहौर से गर्मियां गुजारने के लिए कश्मीर की तैयारियां कर रहा हूं। सूट सिलवाए जा रहे हैं, बूट डिब्बों में बंद किए जा रहे हैं, होल्डॉल और ट्रंक कपड़ों से पुर किए जा रहे हैं। मैं रात की गाड़ी से जम्मू रवाना होता हूं। शमीम मेरे साथ है। गाड़ी के डिब्बे में बैठकर हम अरसा तक बातें करते रहते हैं। गाड़ी चलती है, शमीम चला जाता है। मैं सो जाता हूं। दिमाग हर किस्म की फिक्र से आजाद है। सुबह जम्मू के स्टेशन पर जागता हूं। कश्मीर की हसीन वादी की होने वाली सैर के ख्यालात में मगन लारी पर सवार होता हूं। बटोत से 1 मील के फासले पर लारी का पहिया पंक्चर हो जाता है। शाम का वक्त है, इसलिए रात बटोत के होटल में काटनी पड़ती है। उस होटल का कमरा बेहद गलीज मालूम होता है, मगर क्या मालूम था कि मुझे वहां पूरे 2 महीने रहना पड़ेगा। सुबह सवेरे उठता हूं तो मालूम होता है कि लारी के इंजन का एक पुर्जा भी खराब हो गया है, इसलिए मजबूरन 1 दिन और बटोत में रहना पड़ेगा। यह सुनकर मेरी तबीयत किस कदर अफसुर्दा हो गई थी। उस अफसुर्दगी को दूर करने के लिए मैं उस रोज शाम को सैर के लिए निकलता हूं। चीड़ के दरख्तों का तनफ्फुस, जंगली परिंदों की नगमा सराइयां, सेब के लदे हुए दरख्तों का हुस्न और गुरूब होते हुए सूरज का दिलकश समा, लारी वाले की बेहतियाती और रंग में भंग डालने वाली तकदीर की गुस्ताखी का रंज अफजा ख्याल महव कर देता है। मैं नेचर के मुसर्रत अफजा मनाजर से लुत्फ अंदोज होता सड़क के एक मोड़ पर पहुंचता हूं। दफतन मेरी निगाहें उससे 2-4 होती हैं। बेगो मुझसे 20 कदम के फासले पर अपनी भैंस के साथ खड़ी है।
जिस दास्तान का अंजाम उस वक्त आपके पेशे नजर है, उसका आगाज यहीं से होता है। वो जवान थी। उसकी जवानी पर बटोत की फिजा पूरी शिद्दत के साथ जलवागर थी। सब्ज लिबास में मलबूस वो सड़क के दरमियान मकई का एक दराज कद बूटा मालूम हो रही थी। चेहरे के तांबे ऐसे ताबा रंग पर उसकी आंखों की चमक ने एक अजीब कैफियत पैदा कर दी थी, जो चश्मे के पानी की तरह साफ और शफाफ थी। मैं उसको कितना अरसा देखता रहा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना याद है कि मैंने दफतन अपना सीना मौसीकी से लबरेज पाया और फिर मैं मुस्कुरा दिया। उसकी बहकी हुई निगाहों की तवज्जो भैंस से हटकर मेरे तबस्सुम से टकराई। मैं घबरा गया। उसने एक तेज तजस्सुस से मेरी तरफ देखा, जैसे वो किसी भूले हुए ख्वाब को याद कर रही है। फिर उसने अपनी छड़ी को दांतों में दबाकर कुछ सोचा और मुस्कुरा दी। उसका सीना चश्मे के पानी की तरह धड़क रहा था। मेरा दिल भी पहलू में अंगड़ाइयां ले रहा था। और ये पहली मुलाकात किस कदर लजीज थी। उसका जायका अभी मेरे जिस्म की हर रग में मौजूद है। वो चली गई। मैं उसको आंखों से ओझल होते देखता रहा। वो इस अंदाज से चल रही थी जैसे कुछ याद कर रही है। कुछ याद करती है मगर फिर भूल जाती है। उसने जाते हुए 5-6 मर्तबा मेरी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन फौरन सर फेर लिया। जब वो अपने घर में दाखिल हो गई, जो सड़क के नीचे मकई के छोटे से खेत के साथ बना हुआ था, मैं अपनी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। इस एहसास ने मुझे सख्त मुतहय्यर किया। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल की थी। कॉलेज में अपने हम जमात तलबा की जुबानी में मोहब्बत के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था। इश्किया दास्तानें भी अक्सर मेरे ज़ेरे मुताला रही थीं, मगर मोहब्बत के हकीकी मानी मेरी नजरों से पोशीदा थे। उसके जाने के बाद जब मैंने एक नाकाबिले बयान तलखी अपने दिल की धड़कन में हल होती हुई महसूस की, तो मैंने ख्याल किया कि शायद इसी का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही थी। औरत से मोहब्बत करने का पहला मकसद ये होता है कि वो मर्द की हो जाए, यानी वो उससे शादी कर ले और आराम से अपनी बकाया जिंदगी गुजार दे। शादी के बाद ये मोहब्बत करवट बदलती है। फिर मर्द अपनी महबूबा के कांधों पर एक घर तामीर करता है। मैंने जब बेगों से अपने दिल को वाबस्ता होते महसूस किया, तो फितरी तौर पर मेरे दिल में उस रफीका हयात का ख्याल पैदा हुआ जिसके मुतालिक मैं अपने कमरे की 4 दीवारी में कई ख्वाब देख चुका था। इस ख्याल के आते ही मेरे दिल से ये सदा उठी, देखो सईद, ये लड़की ही तुम्हारे ख्वाबों की परी है। चुनाचे मैं तमाम वाक़े पर गौर करता हुआ होटल वापस आया और 1 माह के लिए होटल का वो कमरा किराए पर उठा लिया जो मुझे बेहद गलीज महसूस हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि होटल का मालिक मेरे इस इरादे को सुनकर बहुत मुतहय्यर हुआ था, इसलिए कि मैं सुबह इसकी गिलाजत पसंदी पर एक तवील लेक्चर दे चुका था। दास्तान कितनी तवील होती जा रही है, मगर मुझे मालूम है कि आप इसे गौर से सुन रहे हैं। हाँ, आप सिगरेट सुलगा सकते हैं। मेरे गले में आज खांसी के आसार महसूस नहीं होते। आपकी डिबिया देखकर मेरे जहन में एक और वाक़या की याद ताज़ा हो गई है। बेगो भी सिगरेट पिया करती थी। मैंने कई बार उसे गोल्ड फ्लैग की डिबियां लाकर दी थी। वो बड़े शौक से उनको मुंह में दबाकर धुएं के बादल उड़ाया करती थी। धुआं, मैं उस नीले नीले धुएं को अब भी देख रहा हूं जो उसके गीले होंठों पर रक्स किया करता था। हाँ, तो दूसरे रोज मैं शाम को उसी वक्त इधर सैर को गया जहां मुझे वो सड़क पर मिली थी। देर तक सड़क के एक किनारे पत्थरों की दीवार पर बैठा रहा, मगर वो नजर ना आई। उठा और टहलता टहलता आगे निकल गया।
सड़क के दाएं हाथ ढलवान थी जिस पर चीड़ के दरख्त उगे हुए थे। बाएं हाथ बड़े बड़े पत्थरों के कटे फटे सरासर उभर रहे थे। उन पर जमी हुई मिट्टी के ढेलों में घास उगी हुई थी। हवा ठंडी और तेज थी। चीड़ के तागा नुमा पत्तों की सरसराहट कानों को बहुत भली मालूम होती थी। जब मोड़ मुड़ा तो दफतन मेरी निगाहें सामने उठी। मुझसे 100 कदम के फासले पर वो अपनी भैंस को एक संगीन हौज से पानी पिला रही थी। मैं करीब पहुंचा मगर उसको नजर भर देखने की जुर्रत न कर सका और आगे निकल गया। और जब वापस मुड़ा तो वो घर जा चुकी थी। अब हर रोज उस तरफ सैर को जाना मेरा मामूल हो गया, मगर 20 रोज तक मैं उससे मुलाकात न कर सका। मैंने कई बार बावली पर पानी पीते वक्त उससे हम कलाम होने का इरादा किया, मगर जुबान गुंग हो गई, कुछ बोल न सका। करीबन हर रोज मैं उसको देखता, मगर रात को जब मैं तस्वुर में उसकी शक्ल देखना चाहता तो एक धुंध सी छा जाती। ये अजीब बात है कि मैं उसकी शक्ल को इसके बावजूद कि उसे हर रोज देखता था भूल जाता था। 20 दिनों के बाद एक रोज 4 बजे के करीब, जबकि मैं एक बावली के ऊपर चीड़ के साए में लेटा था, वो खुद साल लड़के को लेकर ऊपर चढ़ी। उसको अपनी तरफ आता देखकर मैं सख्त घबरा गया। दिल में यही आई कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन इसकी भी सकत न रही। वो मेरी तरफ देखे बगैर आगे निकल गई। चूंकि उसके कदम तेज थे इसलिए लड़का पीछे रह गया। मैं उठकर बैठ गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। दफतन लड़के ने एक चीख मारी और चश्मे जदन में चीड़ के खुश्क पत्तों पर से फिसल कर नीचे आ रहा। मैं फौरन उठा और भागकर उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। चीख सुनकर वो मुड़ी और दौड़ने के लिए बढ़े हुए कदम रोककर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई। अपनी जवान आंखों से मुझे देखा और लड़के से ये कहा, खुदा जाने तुम क्यों गिर पड़ते हो। मैंने गुफ्तगू शुरू करने का एक मौका पाकर उससे कहा, बच्चा है, इसकी उंगली पकड़ लीजिए। इन पत्तों ने खुद मुझे कई बार औंधे मुंह गिरा दिया है। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपके हैट ने तो खूब लुढ़कनियां खाई होंगी। आप हंसती क्यों हैं? किसी को गिरते देखकर आपकी तबीयत इतनी शाद क्यों होती है? और जो किसी रोज आप गिर पड़ी तो? वो घड़ा जो हर रोज शाम के वक्त आप घर ले जाती हैं, किस बुरी तरह जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं नहीं गिर सकती। ये कहते हुए उसने दफतन नीचे बावली की तरफ देखा। उसकी भैंस नाले पर बंधे हुए पुल की तरफ खरामा खरामा जा रही थी। ये देखकर उसने अपने हलक से एक अजीब किस्म की आवाज निकाली। उसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में महफूज है। किस कदर जवान थी ये आवाज। उसने बढ़कर लड़के को कांधे पर उठा लिया और भैंस को ए छला के नाम से पुकारती हुई चश्मे जदन में नीचे उतर गई। भैंस को वापस मोड़कर उसने मेरी तरफ देखा और घर को चल दी। इस मुलाकात के बाद उससे हम कलाम होने की झिझक दूर हो गई। हर रोज शाम के वक्त बावली पर या चीड़ के दरख्तों तले में उससे कोई ना कोई बात शुरू कर देता। शुरू में हमारी गुफ्तगू का मौजू भैंस था। फिर मैंने उससे उसका नाम दरियाफ्त किया और उसने मेरा। इसके बाद गुफ्तगू का रुख असल मतलब की तरफ आ गया। एक रोज दोपहर के वक्त जब वो नाले में एक बड़े से बड़े पत्थर पर बैठी अपनी कपड़े धो रही थी, मैं उसके पास बैठ गया। मुझे किसी खास बात का इजहार करने पर तैयार देखकर उसने जंगली बिल्ली की तरह मेरी तरफ घूर कर देखा और जोर जोर से अपनी शलवार को पत्थर पर झटकते हुए कहा, आप कश्मीर कब जा रहे हैं? यहां बटौत में क्या धरा है जो आप यहां ठहरे हुए हैं? ये सुनकर मैंने मुस्तफसराना निगाहों से उसकी तरफ देखा। गोया मैं
اس کے سوال کا جواب خود اس کی زبان سے چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچی کر لیں اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ سیر کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے سنا ہے کشمیر میں بہت سے باغ ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ موقع اچھا تھا، چنانچہ میں نے دل کے تمام دروازے کھول دیے۔ وہ میرے جذبات کے بہتے ہوئے دھارے کا شور خاموشی سے سنتی رہی۔ میری آواز نالے کے پانی کی گنگناہٹ میں جو ننھے ننھے سنگریزوں سے کھیلتا ہوا بہہ رہا تھا، ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ ہمارے سروں کے اوپر اخروٹ کے گھنے درخت میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ہوا اس قدر تر و تازہ اور لطیف تھی کہ اس کا ہر جھونکا بدن پر ایک خوشگوار کپکپی طاری کر دیتا تھا۔ میں اس سے پورا 1 گھنٹہ گفتگو کرتا رہا۔ اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کا خواہش مند ہوں۔ یہ سن کر وہ بالکل متحیر نہ ہوئی، لیکن اس کی نگاہیں جو دور پہاڑوں کی سیاہی اور آسمان کی نیلاہٹ کو آپس میں ملتا ہوا دیکھ رہی تھیں، اس بات کی بظر تھی کہ وہ کسی گہرے خیال میں مستغرق ہے۔ کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد اس نے میرے اصرار پر صرف اتنا جواب دیا، اچھا آپ کشمیر نہ جائیں۔ یہ جواب اختصار کے باوجود حوصلہ افزا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہم دونوں بے تکلف ہو گئے۔ اب پہلا سا حجاب نہ رہا۔ ہم گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز میں نے اس سے نشانی کے طور پر کچھ مانگا تو اس نے بڑے بھولے انداز میں اپنے سر کے کلپ اتار کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے اور مسکرا کر کہا، میرے پاس یہی کچھ ہے۔ یہ کلپ میرے پاس ابھی تک محفوظ ہیں۔ خیر، کچھ دنوں کی طول طویل گفتگوؤں کے بعد میں نے اس کی زبان سے کہلوا لیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس روز شام کو اس نے اپنے گھڑے کو سر پر سنبھالتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ ہاں میں چاہتی ہوں، تو میرے مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہوٹل کو واپس آتے ہوئے میں کچھ گایا بھی تھا۔ اس پرمسرت شام کے چوتھے روز جبکہ میں آنے والی ساعت سعید کے خواب دیکھ رہا تھا، یکایک اس مکان کی تمام دیواریں گر پڑیں جن کو میں نے بڑے پیار سے استوار کیا تھا۔ بستر میں پڑا تھا کہ صبح سیال کوٹ کے ایک صاحب جو بغرض تبدیلی آب و ہوا بٹوت میں قیام پذیر تھے اور ایک حد تک بیگوں سے میری محبت کو جانتے تھے، میری چارپائی پر بیٹھ گئے اور نہایت ہی مفکرانہ لہجہ میں کہنے لگے، وزیر بیگم سے آپ کی ملاقاتوں کا ذکر آج بٹوت کے ہر بچے کی زبان پر ہے۔ میں وزیر بیگم کے کریکٹر سے ایک حد تک واقف تھا، اس لیے کہ سیال کوٹ میں اس لڑکی کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، مگر یہاں بٹوت میں اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے یہاں کا قصائی اس کے متعلق ایک طویل حکایت سنا رہا تھا۔ پرسوں پان والا آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا کہ آپ عصمت باختہ لڑکی کے دام میں پھنس گئے ہیں۔ کل شام کو ایک اور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ٹوٹی ہوئی ہنڈیا خرید رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگ اس سے آپ کی گفتگو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جب سے آپ بٹوت میں آئے ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے حقیقت کا اظہار کر دیا ہے، اب آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ عصمت باختہ لڑکی، ٹوٹی ہوئی ہنڈیا، لوگ اس سے میری گفتگو کو پسند نہیں کرتے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آتا تھا، بیگو اور اس کا خیال ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر جب دوسرے روز مجھے ہوٹل والے نے نہایت ہی رازدارانہ لہجے میں چند باتیں کہیں تو میری آنکھوں کے سامنے تاریک دھند سی چھا گئی۔ بابو جی، آپ بٹوت میں سیر کے لیے آئے ہیں، مگر دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں کی ایک حسن فروش لڑکی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے۔ میرا اس لڑکی کے گھر آنا جانا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ کپڑے بھی خرید کر دیے ہیں۔
آپ نے یقیناً اور بھی روپے خرچ کیے ہوں گے۔ معاف کیجئے مگر یہ سراسر حماقت ہے۔ میں آپ سے یہ باتیں ہرگز نہ کرتا کیونکہ یہاں بیسیوں عیش پسند مسافر آتے ہیں، مگر آپ کا دل ان سیاحیوں سے پاک نظر آتا ہے۔ آپ بٹوت سے چلے جائیں، اس کماش کی لڑکی سے گفتگو کرنا اپنی عزت خطرے میں ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں نے مجھے بے حد افسردہ بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے سگریٹ، مٹھائی اور اسی قسم کی دوسری معمولی اشیاء طلب کیا کرتی تھی اور میں بڑے شوق اور محبت سے اس کی یہ خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ اس میں ایک خاص لطف تھا، مگر اب ہوٹل والے کی بات نے میرے ذہن میں مہیب خیالات کا ایک تلاطم برپا کر دیا۔ گزشتہ ملاقاتوں کے جتنے نقوش میرے دل و دماغ میں محفوظ تھے اور جنہیں میں ہر روز بڑے پیار سے اپنے تصور میں لا کر ایک خاص قسم کی مٹھاس محسوس کیا کرتا تھا، دفعتاً تاریک شکل اختیار کر گئے۔ مجھے اس کے نام ہی سے عفونت آنے لگی۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ میرا دل جو ایک کالج کے طالب علم کے سینے میں دھڑکتا تھا، اپنے خوابوں کی یہ بری اور بھیانک تعمیر دیکھ کر چلا اٹھا۔ اس کی باتیں جو کچھ عرصہ پہلے بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں، ریاکاری میں ڈوبی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔ میں نے گزشتہ واقعات، بیگو کی نقل و حرکت، اس کی جنبش اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو پیش نظر رکھ کر عمیق مطالعہ کیا تو تمام چیزیں روشن ہو گئیں۔ اس کا ہر شام کو ایک مریض کے ہاں دودھ لے کر جانا اور وہاں ایک عرصہ تک بیٹھی رہنا، باولی پر ہر کس و ناقص سے بے باکانہ گفتگو، دوپٹے کے بغیر ایک پتھر سے دوسرے پر اچھل کود، اپنی ہم عمر لڑکیوں سے کہیں زیادہ شوخ اور آزاد روی۔ وہ یقیناً عصمت باختہ لڑکی ہے۔ میں نے یہ رائے مرتب تو کر لی مگر آنسوؤں سے میری آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ خوب رویا مگر دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار، آخری بار اس سے ملوں اور اس کے منہ پر اپنے تمام غصے کو تھوک دوں۔ یہی صورت تھی جس سے مجھے کچھ سکون حاصل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں شام کو باولی کی طرف گیا۔ وہ پگڈنڈی پر انار کی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کسی قدر کڑھا۔ میرا حلق اس روز کی تلخی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کے قریب پہنچا اور پاس ہی ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ چھلاں اس کی بھینس اور اس کا بچڑا چند گزوں کے فاصلے پر بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ غصے اور افسردگی نے میری زبان پر قفل لگا دیا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، جیسے چشمے کے پانی میں کسی نے اپنے مٹی بھرے ہاتھ دھو دیے ہیں۔ پھر وہ مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ مجھے کسی قدر مصنوعی اور پھیکی معلوم ہوئی۔ میں نے سر جھکا لیا اور سنگریزوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ شاید میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ بیمار ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں برس پڑا۔ ہاں، بیمار ہوں اور یہ بیماری تمہاری دی ہوئی ہے۔ تم ہی نے یہ روگ لگایا ہے بیگو۔ میں تمہارے چال چلن کی سب کہانی سن چکا ہوں اور تمہارے سارے حالات سے باخبر ہوں۔ میری چبھتی ہوئی باتیں سن کر اور بدلے ہوئے تیور دیکھ کر وہ بھونچکا سی رہ گئی اور کہنے لگی، اچھا تو میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ آپ کو میرے چال چلن کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں چلایا، گویا تم کو معلوم ہی نہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تو اپنی سیاہ کاریوں کا سارا نقشہ تمہاری آنکھوں تلے گھوم جائے گا۔ میں طیش میں آ گیا۔ کتنی بھولی بنتی ہو، جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، پروں پر پانی پڑنے ہی نہیں دیتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھلا تم کیا سمجھو؟ جاؤ جاؤ بیگو، تم نے مجھے سخت دکھ پہنچایا ہے۔
ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू डबडबा आए। वो भी सख्त मुस्तरिब हो गई और जलकर बोल उठी, आखिर मैं भी तो सुनूं कि आपने मेरे बारे में क्या क्या सुना है, पर आप तो रो रहे हैं। हाँ, रो रहा हूं इसलिए कि तुम्हारे अफाल ही इतने सियाह हैं कि उन पर मातम किया जाए। तुम पाकबाजों की कदर क्या जानो, अपना जिस्म बेचने वाली लड़की मोहब्बत क्या जाने। तुम सिर्फ इतना जानती हो कि कोई मर्द आए और तुम्हें अपनी छाती से भेंचकर चूमना चाटना शुरू कर दे और जब शेर हो जाए तो अपनी राह ले। क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? मैं गुस्से की शिद्दत से दीवाना हो गया था। जब उसने मेरी जुबान से इस किस्म के सख्त कलमात सुने तो उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसकी नज़र में ये सब गुफ्तगू एक मुअम्मा है। उस वक्त तैश की हालत में मैंने उसकी हालत को नुमाइशी ख्याल किया और एक कहकहा लगाते हुए कहा, जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तुम नापाक हो। ये सुनकर उसने डरी हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, आपको क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया? क्या हो गया है? मैं फिर बरस पड़ा। अपनी जिंदगी की स्याहकारियों पर नजर दौड़ाओ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम मेरी बात इसलिए नहीं समझती हो कि मैं तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए कि मेरे सीने में शहवानी ख्यालात नहीं, इसलिए कि मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करता हूं। जाओ, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। जब मैं बोल चुका तो उसने थूक निगल कर अपने हलक को साफ किया और थरथराई हुई आवाज में कहा, शायद आप ये ख्याल करते होंगे कि जानबूझकर अनजान बन रही हूं, मगर सच जानिए मुझे कुछ मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं। मुझे याद है कि एक शाम आप सड़क पर से गुजर रहे थे। आपने मेरी तरफ देखा था और मुस्कुरा दिए थे। यहाँ बीसियों लोग हम लड़कियों को देखते हैं और मुस्कुरा कर चले जाते हैं। फिर आप मुतवातिर बाउली की तरफ आते रहे। मुझे मालूम था आप मेरे लिए आते हैं, मगर इसी किस्म के कई वाक़े मेरे साथ गुजर चुके हैं। एक रोज आपने मेरे साथ बातें की और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। आपने शादी के लिए कहा। मैं मान गई, मगर इससे पहले इस किस्म की कई दरखास्तें सुन चुकी हूं। जो मर्द भी मुझसे मिलता है दूसरे तीसरे रोज मेरे कान में कहता है, बेगो देख, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। रात दिन तू ही मेरे दिलो दिमाग में बसती रहती है। आपने भी मुझसे यही कहा। अब बताइए मोहब्बत क्या चीज है? मुझे क्या मालूम कि आपने दिल में क्या छुपा रखा है। यहाँ आप जैसे कई लोग हैं जो मुझसे यही कहते हैं, बेगो तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जी चाहता है कि सदके हो जाऊं। तुम्हारे होंठ किस कदर प्यारे हैं, जी चाहता है उनको चूम लूं। वो मुझे चूमते रहे हैं, क्या ये मोहब्बत नहीं है? कई बार मेरे दिल में ख्याल आया है कि मोहब्बत कुछ और ही चीज है, मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम हो सकता है। मैंने कायदा पढ़ना शुरू किया मगर छोड़ दिया। अगर मैं पढ़ूं तो फिर चला और उसके बछड़े का पेट कौन भरे। आप अखबार पढ़ लेते हैं इसलिए आपकी बातें बड़ी होती हैं। मैं कुछ नहीं समझ सकती, छोड़िए इस किस्से को, आइए कुछ और बातें करें। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मेरी माँ कह रही थी कि बेगो तू हैट वाले बाबू के पीछे दीवानी हो गई है। मेरी नजरों के सामने से वो तारीक पर्दा उठने लगा था जो इस अंजाम का बायस था, मगर दफतन मेरे जोश और गुस्से ने फिर उसे गिरा दिया। बेगो की गुफ्तगू बेहद सादा और मासूमियत से पुर थी, मगर मुझे उसका हर लफ्ज बनावट में लिपटा नजर आया। मैं एक लम्हा भी उसकी अहमियत पर गौर न किया। बेगो मैं बच्चा नहीं हूं कि तुम मुझे चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बना लोगी, मैंने गुस्सा में उससे कहा। यह फरेब किसी और को देना। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। तुमने अभी अभी अपनी जुबान से इस बात का एतराफ किया है, अब मैं क्या कहूं? नहीं नहीं, कहिए
उसने कहा, कई लोग तुम्हारे मुंह को चूमते रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, आप तो समझते ही नहीं, अब मैं क्या झूठ बोलती हूँ। मैं खुद थोड़ा ही उनके पास जाती हूँ और मुंह बढ़ाकर चूमने को कहती हूँ। अगर आप उस रोज मेरे बालों को चूमना चाहते जबकि आप उनकी तारीफ कर रहे थे, तो क्या मैं इनकार कर देती? मैं किस तरह इनकार कर सकती हूँ? मुझे छलांग बहुत प्यारी लगती है और मैं हर रोज उसको चूमती हूँ। इसमें क्या हर्ज है? मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बालों, मेरे होंठों और मेरे गालों की तारीफ करें। इससे मुझे खुशी होती है, खबर नहीं क्यों। मैं सुबह सवेरे उठती हूँ और छलांग को लेकर घास चराने के लिए बाहर चली जाती हूँ। दोपहर को रोटी खाकर फिर घर से निकल आती हूँ। शाम को पानी भरती हूँ। हर रोज मेरा यही काम है। मुझे याद है कि आपने मुझसे कई मर्तबा कहा था कि मैं पानी भरने ना आया करूं, भैंस ना चराया करूं। शायद आप इसी वजह से नाराज हो रहे हैं। मगर ये तो बताइए कि मैं घर पर रहूं तो फिर आप मुलाकात क्यों कर सकेंगे? मैंने सुना है कि पंजाब में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, मगर हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा यही काम है। तुम्हारा यही काम है कि हर रह गुजर से लिपटना शुरू कर दो। तुम पहाड़ी लोगों के चलन मुझसे छुपे हुए नहीं, ये तकरीर किसी और को सुनाना। घर पर रहो या बाहर रहो, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इन पहाड़ियों में रहकर जो सबक तुमने सीखा है वो मुझे पढ़ाने की कोशिश ना करो। आप बहुत तेज होते जा रहे हैं, बहुत चल निकले हैं, उसने कदरे बिगड़ कर कहा। मालूम होता है लोगों ने आपके बहुत कान भरे हैं। मुझे भी तो पता लगे कि वो कौन मरण जोगे हैं जो मेरे मुतालिक आपको ऐसी बातें सुनाते रहते हैं। आप खामखा इतने गर्म होते जा रहे हैं। ये सच है कि मैं मर्दों के साथ बातें करती हूँ, मिलती हूँ, मगर ये कहते हुए उसके गाल सुर्ख हो गए, मगर मैंने इसकी तरफ ध्यान न दिया। एक लम्हा खामोश रहने के बाद वो फिर बोली, आप कहते हैं कि मैं बुरी लड़की हूं, ये गलत है। मैं पगली हूं, सचमुच पगली हूं। कल आपके चले जाने के बाद मैं पत्थर पर बैठकर देर तक रोती रही। जाने क्यों, ऐसा कई दफा हुआ है कि मैं घंटों रोया करती हूं। आप हंसेंगे, मगर उस वक्त भी मेरा जी चाहता है कि यहां से उठ भागूं और उस पहाड़ी की चोटी पर भागती हुई चढ़ जाऊं और फिर कूदती फांदती नीचे उतर जाऊं। मेरे दिल में हर वक्त एक बेचैनी सी रहती है। भैंस चराती हूं, पानी भरती हूं, लकड़ियां काटती हूं, लेकिन ये सब काम मैं ऊपरे दिल से करती हूं। मेरा जी किसी को ढूंढता है, मालूम नहीं किसको। मैं दीवानी हूं। बेगो की ये अजीबोगरीब बातें, जो दर हकीकत उसकी जिंदगी का एक निहायत उलझा हुआ बाब थी और जिसे बगौर मुताला करने के बाद सब राज हल हो सकते थे, उस वक्त मुझे किसी मुजरिम का गैर मरबूत बयान मालूम हुई। बेगो और मेरे दरमियान इस कदर तारीक और मोटा पर्दा हायल हो गया था कि हकीकत की निकाब कुशाई बहुत मुश्किल थी। तुम दीवानी हो, मैंने उससे कहा। क्या मर्दों के साथ बैठकर झाड़ियों के पीछे पहरों बातें करते रहना भी इस दीवानगी ही की एक शाख है? बेगो, तुम पगली हो, मगर अपने काम में आठों गांठ होशियार। मैं बातें करती हूं, उनसे मिलती हूं, मैंने इससे कब इनकार किया है? अभी अभी मैंने आपसे अपने दिल की सच्ची बात कही तो आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब अगर मैं कुछ और कहूं तो उससे क्या फायदा होगा? आप कभी मानेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, कहो क्या कहती हो, तुम्हारा नया फलसफा भी सुन लूं। सुनिए फिर। ये कहकर उसने थकी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देखा और आह भरकर बोली, ये बातें जो मैंने आज आपको सुनाई हैं मेरी जुबान से पहले कभी नहीं निकली। मैं ये आपको भी न सुनाती, मगर मजबूरी है। आप अजीबो गरीब आदमी हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलती रही हूं, मगर आप बिल्कुल निराले हैं। शायद यही वजह है कि मुझे आपसे वो हिचकिचाई। हाँ, आपसे प्यार हो गया है,
آپ ने कभी मुझसे गैर बात नहीं की। हालांकि मैं जिससे मिलती रही हूं वो मुझसे कुछ और ही कहता था। मेरी अम्मा जानती है कि मैं घर में हर वक्त आप ही की बातें करती रहती हूं। मेरा मुंह थकता ही नहीं। आपने नहीं कहा, पर मैंने ग्राहकों के पास दूध ले जाना छोड़ दिया, लोगों से बातें करना छोड़ दी। पानी भरने के लिए भी ज्यादा छोटी बहन ही को भेजती रही हूं। आपके आने से पहले मैं लोगों से मिलती रही हूं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं उनसे क्यों मिलती थी। मुझे कोई मर्द भी बुलाता तो मैं उसी से बातें करने लगती थी। इसलिए नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मेरा दिल जो चाहता था वो उन लोगों के पास नहीं था। मैं बुरी नहीं, अल्लाह की कसम बेगुनाह हूं। खुदा मालूम लोग मुझे बुरा क्यों कहते हैं। आप भी मुझे बुरा कहते हैं। जिस तरह आपने आज मेरे मुंह पर इतनी गालियां दी हैं, अगर आपके बजाय कोई और होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। मगर आप, अब मैं क्या कहूं, मैं बहुत बदल गई हूं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं ख्याल करती थी कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन आप मुझसे खामखा लड़ रहे हैं। आपको क्या मालूम कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूं। मैंने आपके सामने कभी गाली नहीं दी, हालांकि हमारे घर सारा दिन गाली गलोच होती रहती है। मेरी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कह रही है। डॉक्टर साहब, उस पहाड़ी लड़की की गुफ्तगू किस कदर सादा थी, मगर अफसोस है कि इस वक्त मेरे कानों में रुई ठूंसी हुई थी। उसके हर लफ्ज से मुझे इस्मत फरोशी की बू आ रही थी। मैं कुछ ना समझ सका। बेगो, तुम 1000 कस्में खाओ, मगर मुझे यकीन नहीं आता। अब जो तुम्हारे जी में आए करो। मैं कल बटौत छोड़कर जा रहा हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की, मगर तुमने उसकी कदर न की। तुमने मेरे दिल को बहुत दुख दिया है। खैर, अब जाता हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना। मुझे जाता देखकर वो सख्त मुज़तरिब हो गई और मेरा बाजू पकड़कर और फिर उसे फौरन डरते हुए छोड़कर थर्राई हुई आवाज में सिर्फ इस कदर कहा, आप जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ जा रहा हूं, ताकि तुम्हारे चाहने वालों के लिए मैदान साफ हो जाए। आप ना जाइए, अल्लाह की कसम मेरा कोई चाहने वाला नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखें नमनाक हो गईं। ना जाइए, ना जाइए, ना। आखिरी अल्फाज उसकी गुलूगीर आवाज में दब गए। उसका रोना मेरे दिल पर कुछ असर न कर सका। मैं चल पड़ा, मगर उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और रोती हुई आवाज में कहा, आप खफा क्यों हो गए हैं? मैं आइंदा किसी आदमी से बात न करूंगी। अगर आपने मुझे किसी मर्द के साथ देखा तो आप इस छड़ी से जितना चाहिए पीट लीजिएगा। आइए घर चले, मैं आपके लिए हुक्का ताजा करके लाऊंगी। मैं खामोश रहा और उसका हाथ छोड़कर फिर चल पड़ा। उस वक्त बेगो से 1 मिनट की गुफ्तगू करना भी मुझे गिरां गुजर रहा था। मैं चाहता था कि वो लड़की मेरी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाए। मैंने वो मुश्किल 2 गज का फासला तय किया होगा कि वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल परेशान थे, आंखों के डोरे सुर्ख और उभरे हुए थे, सीना आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। उसने मुझे पूछा, क्या आप वाकई जा रहे हैं? मैंने तेजी से जवाब दिया, तो और क्या झूठ बक रहा हूं? जाइए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से अश्क रवां थे और गाल आंसुओं की वजह से मैले हो रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक नाच रही थी। जाइए, ये कहकर वो उल्टे पांव मुड़ी। उसका कद पहले से लंबा हो गया था। मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर मैंने झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज सुनी। वो रो रही थी। वो थर्राई हुई आवाज अभी तक मेरे कानों में आ रही है। ये है मेरी दास्तान डॉक्टर साहब। मैंने उस पहाड़ी लड़की की मोहब्बत को ठुकरा दिया। इस गलती का एहसास मुझे पूरे 2 साल बाद हुआ, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बताया कि बेगो ने मेरे जाने के बाद अपने शबाब को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया
और दिख के मरीजों से मिलने की वजह से वो खुद इसका शिकार हो गई। बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ कि उस मर्ज ने बिलाखिर उसे कब्र की गोद में सुला दिया। उसकी मौत का बायस मेरे सिवा और कौन हो सकता है? वो जिंदगी की शाहराह पर अपना रास्ता तलाश करती थी, मगर मैं उसको भूल भुलैयों में छोड़कर भाग आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो भटक गई। मैं मुजरिम था, चुनाचे मैंने अपने लिए वही मौत तजवीज़ की जिससे वो दो चार हुई। वो वज़न जो मैं 5 साल अपनी छाती पर उठाए फिरता रहा हूं, खुदा का शुक्र है कि अब हल्का हो गया है। मैं मरीज की दास्तान खामोशी से सुनता रहा। वो बोल चुका तो फिर भी खामोश रहा। मैं नहीं जानता था कि उसके जज्बात पर राय जनी करूं। चुनाचे वहां से उठकर चला गया। मुझे कई मरीजों की दास्तानें सुनने का इत्तेफाक हुआ है, मगर यह निहायत अजीबो गरीब और पुरअसर दास्तान थी। गो मरीज बीमारी की वजह से हड्डियों का ढांचा रह गया था, मगर हैरत है कि उसने अपने तवील बयान को किस तरह जारी रखा। सुबह के वक्त मैं उसका टेम्परेचर देखने के लिए आया, मगर वो मर चुका था। सफेद चादर ओढ़े वो बड़े सुकून से सो रहा था। जब उसको गुस्ल देने लगे तो अस्पताल के एक नौकर ने मुझे बुलाया। डॉक्टर साहब, उसकी मुट्ठी में कुछ है। मैंने उसकी बंद मुट्ठी को आधा खोलकर देखा। लोहे के 2 क्लिप थे, उसकी बेगों की यादगार। इनको निकालना नहीं, ये उसके साथ ही दफन होंगे, मैंने गुस्ल देने वालों से कहा, और दिल में गम की एक अजीबो गरीब कैफियत लिए दफ्तर चला गया।